बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर यानी छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो डेट शीट है पहले जारी कर दी गई थी। डेट की बात करें तो डेट है 8 जुलाई 2022। इसमें आपका पहला पेपर है जिसका सब्जेक्ट नेम है फिजिकल साइंस। ये पेपर 1 है। इसके बाद 8 तारीख के बाद 9 तारीख, फिर 11 तारीख, फिर इसी तरह से आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो कि अलग अलग नेम से हैं। इनके पेपर भी अलग अलग डेट पे कंडक्ट कराए जाएंगे और पेपर पैटर्न तो आप सभी जानती हैं, MCQs बेस्ड पर आपका पेपर होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम पार्ट 2 में पदार्थ विज्ञान यानी फिजिकल साइंस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के बात कर ले रहे हैं। क्योंकि आपका कल ही पेपर है तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। आपका एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। यहाँ पर हमारा टॉपिक है पदार्थ विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आगमन और निगमन विधियाँ, प्रयोगशाला विधियाँ। तो यहाँ पर इन सभी से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट MCQs मिलने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। यहाँ पर आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे और यहाँ पर आपका फिजिकल साइंस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कम्प्लीटली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर पार्ट 2 में जो आपका पहला इम्पॉर्टेंट MCQs है उससे शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विधि शिक्षक का भी शिक्षक है, या कथन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टेली रेंड से संबंधित है। या दूसरा प्रश्न है कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तर्क होते हैं, या कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। तो ये स्किनर महोदय से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि निम्न में से कौन विज्ञान शिक्षण की विधि है। इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षण विधि जिसका प्रयोग हम विज्ञान सब्जेक्ट में करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रयोगशाला तो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर प्रदर्शन भी कई बार हम चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, जैसे लैब वगैरह में। व्याख्यान भी देते हैं यानी लेक्चर भी देते हैं। तो यहाँ पर सभी विधियाँ उपयुक्त हो जाएंगी विज्ञान शिक्षण के लिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि समस्या समाधान के चरण हैं, कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, समस्या का चयन, तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों का एकीकरण, ये सभी इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इनमें से कौन सी विधि है प्राचीन। यहाँ पर भाषण या व्याख्यान विधि की बात की जाए तो ये सबसे प्राचीन और सबसे अधिक जो है प्रचलित विधि थी, क्योंकि सबसे पहले हमने भाषण और व्याख्या के द्वारा ही बच्चों को सीखना और पढ़ना सिखाया था। हमने का मतलब है प्राचीन काल में जो भी हमारे मुनि थे, ऋषि मुनि थे, इन्होंने भाषण या व्याख्यान विधि का ही सबसे पहले प्रयोग किया था। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि प्रदर्शन विधि का आधार निम्न में से है, यानी प्रदर्शन जिसमें हम चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं बच्चों को, उसके माध्यम से जो शिक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर प्रदर्शन विधि का आधार जो है यह मनोवैज्ञानिक माना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 है प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। इनमें से कौन सा प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है। तो 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, या अध्यापक पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि व्याख्यान विधि के गुण हैं। इनमें से कौन से व्याख्यान विधि के गुण हैं। तो इस सभी, यानी समय की बचत, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी, सुविधाजनक, ये सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि की विशेषताएं हैं। तो इसमें भी ये सभी आ जाएंगी विशेषताओं की अगर हम बात करें, यानी यह विधि सस्ती है, यह विधि मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, इस विधि में विद्यार्थी विशेष रुचि लेते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है, यानी यह स्टेटमेंट किसने दिया है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, बेलर्ड से यह संबंधित है। चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs की तरफ। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
11 नंबर का पूछा है कि प्रयोजना विधि का चरण नहीं है, इनमें से कौन सा प्रयोजना विधि का चरण नहीं है? तो भाषण देना। प्रयोजना मतलब योजना बनाना, ठीक है, या जो है या इसका चरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि भाषण में हम भाषण देते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 है परियोजना विधि किस पर आधारित होती है, यानी जो प्रोजेक्ट मेथड है यह किस पर बेस्ड होता है? तो यह अनुभव के सिद्धांत, यथार्थता के सिद्धांत और सहकारिता के सिद्धांत से संबंधित है, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ह्यूरिस्टिक जो विधि है इसकी जो उत्पत्ति है यह ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि ह्यूरिस्टिको शब्द का क्या अर्थ है? तो मुझे खोजना है, इसका अर्थ मुझे खोजना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि अन्वेषण विधि वह विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? तो 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि विचारों का पृथक्करण एवं समान्वीकरण नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है, यह कथन किससे संबंधित है? तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रोफेसर यंग। यहाँ पर युंग महोदय होंगे, इनका नाम प्रोफेसर युंग है या जुंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है? 17 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षण में मुख्य रूप से होता है? तो 18 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, निगमन विधि। निगमन विधि में हम पहले जो है विधि या नियम बताते हैं, उसके बाद हम उदाहरण देते हैं, तो ये हो जाएगी निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र श्रोता मात्र ही होता है? तो बिल्कुल व्याख्यान विधि। आपने देखा होगा जब आपके टीचर लेक्चर वगैरह देते हैं क्लास में सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक पर, तो आप बिल्कुल श्रोता बनकर उन चीज़ों को सुना करते हैं, तो ये हो जाएगा व्याख्यान विधि के अंतर्गत। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है? तो बिल्कुल प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्या करते हैं हम? प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखते हैं, सिद्ध करते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 4th टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कौन सा हमारा होने वाला है, यानी टॉपिक नंबर 5। अगला टॉपिक है हमारा अभिनव शिक्षण पद्धति, मस्तिष्क उद्वेलन, सूक्ष्म शिक्षण एवं दल शिक्षण। इससे संबंधित आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे? तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा है कि निम्न में से कौन टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपको बतानी है टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह एक जटिल विधि है। बिल्कुल गलत कहना होगा, क्योंकि टोली शिक्षण की विशेषता ही यही होती है कि यह विधि सहयोग की भावना पर निर्भर करती है। इसमें एक व्यक्ति लीडर होगा और यानी टोली या दल का सदस्य होगा और इससे संबंधित जो भी छात्र या सहभागी होंगे उनकी हेल्प करेंगे चीज़ों में, यह होती है टोली शिक्षण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एलन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। यह जो स्टेटमेंट है यह एलन महोदय का है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगला प्रश्न है कि NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की चक्र अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह 36 मिनट होगी। यानी यहाँ पर जो 36 मिनट दिया है इसमें प्रत्येक में आप 6-6 मिनट का करेंगे शिक्षण, ठीक है। 6 × 6 कितना होता है? 36। तो 36 मिनट की जो है वह शिक्षण चक्र अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो यह हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था? तो यह 1963 में किया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि पदार्थ विज्ञान शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है?
तो इन सभी चीज़ों का यानी सूक्ष्म शिक्षण का, मस्तिष्क उद्वेलन का, अनुकरणीय शिक्षण का और इनमें से इन सभी को हम टिक कर लेंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा। इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि क्लिफ्ट एवं उसके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है। तो 3 प्रक्रियाओं में संपन्न होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि निम्न में सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं, कितने पद हैं। तो यहाँ पर विशिष्ट कौशल की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, यानी ये सभी इसके स्टेप्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि निम्न कथन किससे संबंधित है। तो कथन क्या है, शिक्षण कौशल विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। तो यह स्टेटमेंट डॉक्टर बी के पासी से संबंधित है। बी लगा सकते हैं करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह कथन किससे संबंधित है। तो यह है डॉक्टर एस.पी. कुलश्रेष्ठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पूछा है कि NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 5 से 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है। तो बिल्कुल 6 मिनट की अवधि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होगा। अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों ही ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण बहुत कम समय के लिए इसमें शिक्षण प्रक्रिया को रखा जाता है, तो ये कह नहीं सकते हैं कि ये वास्तविक शिक्षण है या नहीं, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के जो जनक हैं वो D.W. एलन एवं कीथ एचिसन करके दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पद का या पदों का सही क्रम क्या है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः प्रयोजना, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि। इस तरह से मैंने बताया था। यहाँ पर जो चक्र के पदों की संख्या वो 6 होगी, इस तरह से 6 हो जाएंगे और इस तरह से 36 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। पूछा है कि अभिक्रमित अधिगम का महत्व नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन हैं, कौन से हैं। तो यहाँ पर रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सह अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अथवा अवरोही श्रृंखला अनुदेशन, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, यानी अभिक्रमित सीखना जो है इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर 20 का बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी 6 नंबर का टॉपिक है एक शिक्षक के लिए कंप्यूटर का व्यवहारिक अनुप्रयोग। इससे संबंधित किस प्रकार के MCQs पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला प्रश्न देख लेंगे। पहला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी में। एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन देने में, स्व अनुदेशन एवं प्रतिपुष्टि में, समस्या समाधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर के निम्न में से किस व्यवहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है। तो अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण न रख पाने में। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो संग्रहण क्षमता में कमी, यानी स्टोरेज की अगर बात करें तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिलती है और इसमें स्टोरेज की कमी बता दी तो यही आपका इनकरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ए का लगा हुआ है, लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 5 की कंप्यूटर शिक्षण में किसकी भूमिका बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 6 कि विज्ञान शिक्षण द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है? तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में, यानी क्रियात्मक शिक्षण में, ट्यूटोरियल शिक्षण में और अभ्यास कार्य में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षण सामग्री के लिए सहायक हैं? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगी, यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम, ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? तो यहाँ पर बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे, यानी विद्यार्थियों को आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, समस्या समाधान प्रक्रिया में उचित अनुदेशन देने में, अधिगम के नवीन रास्ते खोलने में। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, एक्शन रिसर्च से संबंधित अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी रिसर्च का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया है, तो लक्ष्य का अनुगामी होना और उसके पीछे पीछे चलना। करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि निम्न कथन किससे संबंधित है? यानी क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मैक ग्रैथटे करके दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय तथा कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह है कार्टर वी गुट से संबंधित। अगला प्रश्न देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि निम्न में शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं? तो मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों में आते हैं या क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं? यही आपका आंसर पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी आ जाएंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, थोड़ा सा इसे हम आगे बढ़ाएं। पूछा है कि निम्न में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं? तो बिल्कुल ये सभी आ जाएंगी, यानी शिक्षण से संबंधित समस्याएं, बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं और परीक्षा से संबंधित समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? प्रकारों की अगर बात करें तो निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, संभागी क्रियात्मक अनुसंधान, अनुभविक क्रियात्मक अनुसंधान, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ हैं, इनमें से कौन से लाभ हैं? तो उपरोक्त सभी इसके लाभ हो जाएंगे जो भी ये दिए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि अनुसंधान शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द के समकक्ष होता है? तो बिल्कुल अंग्रेजी में हम इसे रिसर्च कहते हैं, हिंदी में अनुसंधान या खोज करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक्शन शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? तो यह एक्ट और ऑन इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए व बी दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न कथन किससे संबंधित है? क्रिया अनुसंधान व अनुसंधान है, आगे दिया है, जो एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रिसर्च इन एजुकेशन। तो यहाँ पर 11 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वह 8 नंबर का देख लेते हैं। 8 नंबर का टॉपिक है हमारा कि पाठ नियोजन, बुनियादी तत्व, विशेषता, उपागम, हर बाल्टीय उपागम,
RCEM व NCERT महत्व, वर्ष एवं योजना इकाई। इससे संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट MCQs मिलने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछा है कि इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया? करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, HC मॉरिसन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बिल्कुल ये गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 कि इकाई योजना का विकास HC मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द को लाने, आगे देखेंगे, लाने का श्रेय जो है किसको जाता है? परंतु इकाई शब्द को लाने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 3 का सी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का। अगला प्रश्न यानी 4 नंबर का है कि हर्बर्ट ने पाठ्य योजना का निर्माण कितने चरणों में किया है? तो 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5 चरणों में किया है। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 है कि इकाई योजना की विशेषता निम्न में से नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं होगी? तो इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है, ये जो है यह इसकी विशेषता नहीं होगी, बाकी सारी विशेषताओं में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि RCEM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह है डॉक्टर दबे करके नहीं, यहाँ पर दुबे करके होगा। करेक्ट आंसर आप ये लगा लीजिएगा, चूँकि ऑप्शन में जो दिया है आप वही टिक करेंगे। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 7 है RCEM उपागम में ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने वर्गों को लिया गया है? तो यहाँ पर 7 की बात करें, 7 का जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि हर्बर्ट की पाठ्य योजना का चरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, विश्लेषण। अगला प्रश्न देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्न में से कौन सी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है, कौन सी? निम्न में पाठ्य योजना की विशेषताएं पूछे तो ये सभी हो जाएंगी इनकी विशेषताएं। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चूँकि टाइम कम है तो इसीलिए हम जल्दी सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दें। 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा, इकाई योजना का स्वरूप होता है? तो यह होता है व्यापक। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि इकाई योजना अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो इन सभी पर होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए, बी, सी ये सभी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 13 नंबर का। टी जिल्लन ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने जिल्लर के स्पष्टता विभाजन में एक और पद जोड़ा? करेक्ट आंसर विल्हेम रीन हो जाएगा यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि विल्हेम रीन जिल्लर द्वारा किए गए स्पष्टता के विभाजन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो उद्देश्य कथन जोड़ा गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि RCM उपागम कब विकसित किया गया? तो ये 1961 में विकसित किया गया। जल्दी बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने पाठ्य योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वे पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप से तैयार करता है कहलाती हैं? तो ये लिखित पाठ्य योजनाएं कहलाएंगी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है? तो इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाएगा यानी ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न कथन किससे संबंधित है? शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ्य योजना है। यह संबंधित है R.K. डेविस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि निम्न में से कौन सी NCERT उपागम की सीमा नहीं है? तो लेखन क्रिया नहीं होती है, ऐसा कहना जो है इसकी उपागम सीमा नहीं कहलाएगी। करेक्ट आंसर सी लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें तत्कालीन उपकरणों का महत्व और निर्माण दिया है। पहला प्रश्न देखेंगे। पूछा है कि भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, स्थायी एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है?
तो इन सभी का यानी चित्र का, वास्तविक वस्तु का, मॉडल और स्लाइड का। ठीक है, करेक्ट आंसर आप डी लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन सा असुरचित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? तो गुरुत्वा केंद्र, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर चॉक एवं टॉक पर। ठीक है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चॉक एवं टॉक पर। क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं। तो ये सभी प्रकार होंगे श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है? इनमें से आपको बताना है। तो 5 का अगर आंसर हम देखें तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, यानी शुद्धता का होना, मितव्ययी होना, सार्थकता का गुण होना, ये जो है इनकी विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न कथन किससे संबंधित है? श्रव्य दृश्य विधियाँ और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह, सफलता के लिए अति आवश्यक आधार हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, मेकोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? तो 7 की बात करें, 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एटलस। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है? तो 8 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसे देखेंगे। हाँ, यहाँ पर दृश्य सामग्री यानी जो देखने, जिसको हम दिखा सकते हैं, उसकी यहाँ पर बात हो। तो चार्ट हम देखते हैं, रेखाचित्र और मॉडल्स, ये सब देखने वाली वस्तुएं होते हैं, जबकि रेडियो जो है श्रवित सामग्री है। तो यहाँ से पर पूछ लिया कि दृश्य सामग्री नहीं है, तो रेडियो, चूँकि यहाँ ये श्रव्य सामग्री है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि सरल कामनीदार तुला बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इन सभी चीज़ों का, यानी कीलों का, 1 फुट लंबे लकड़ी के टुकड़े का और धागे का। यहाँ पर 9 की बात करें तो 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहायक नहीं है? तो ग्लोब, ये किस में संबंधित है? या अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में आपका देखने को मिलता है, यानी ग्लोब या मानचित्र अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है, जिसके कारण इस कारण शिक्षक जो है छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसका उपयोग टीचर करके जो है आसानी से बच्चों को पढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग नहीं है? तो बुलेटिन बोर्ड, ये जो है यह ओवरहेड प्रोजेक्ट की संरचना का भाग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, पूछा है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के में कैबिनेट के हेलोजन लैंप से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एक पंखे का। 14 है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के कैबिनेट के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर बल्ब को स्वतः कौन बंद कर देता है? तो ये होगा थर्मोस्टेट। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, 15 पूछा है स्लाइड का प्रयोग करके चित्रों को किस में दिखाया जाता है? तो यह जादू की लालटेन में दिखाया जाता है। स्लाइड का प्रयोग करके चित्रों में अगर हम बात करें तो इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न कथन किससे संबंधित है? हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें। उनके विचार से ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आँख और कान साथ साथ कार्य करते हैं। तो यह स्टेटमेंट कमेनियस का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है 10 नंबर का कि मूल्यांकन के प्रकार, CCE ग्रेडिंग सिस्टम, CBCS उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। तो यहाँ पर इन सभी से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया है कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। यह है रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि किसी छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब है। 2 की बात करें तो 2 का करेक्ट आंसर बी होगा, निर्देशनात्मक प्रक्रिया के दौरान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है 3 नंबर का, कि मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण भाग है, इस तरह इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा किससे संबंधित है, तो यह है कोठारी आयोग से। 1964 से 66 की अगर हम बात करें तो कोठारी आयोग का निर्धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो यह सतत प्रक्रिया है और विस्तृत प्रक्रिया है, दोनों ही प्रक्रियाओं से संबंधित यह मूल्यांकन माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है, तो यह है NCERT से संबंधित। 1 सितंबर 1961 में NCERT का गठन किया गया था। डेट याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे MCQs में पूछ ले। अगला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की निम्न में से कौन सी प्रविधि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन इसके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, याद करना। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है, तो यह एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि परीक्षण के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना करना एक व्यवस्थित जो है, आगे देखते हैं, प्रक्रिया है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है, यानी यह स्टेटमेंट किसने दिया है, तो यह दिया है क्रोनबैक ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि परीक्षण का ढांचा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ब्लूप्रिंट का ढांचा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 पूछा है कि निम्न में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें छात्र द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि मूल्यांकन क्या है, तो यहाँ पर 11 का दिया है मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है, प्राचीन धारणा नहीं होगी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि मूल्यांकन होता है, कैसा होता है, तो मापन, ग्रेडिंग और मूल्य निर्धारित, ये सभी इसका करेक्ट आंसर कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, पूछा है कि मापन के कितने स्तर या मापनी होती है, तो 4 स्तर होते हैं, नामित, क्रमित, ऐसे ही करते, 2 और हैं, नाम याद नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनके नाम भी पूछ सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसके नाम भी आ गया, अनुपात, क्रमिक, नामित, अंतराल, शाब्दिक, ठीक है, 4 होते हैं मापन। यहाँ पर मैंने नाम बताए हैं, चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा है मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल, नाम याद रखिएगा, 4 होता है, अनुपात, अंतराल, क्रमिक और शाब्दिक। चूँकि यहाँ क्वेश्चन आपका जो पूछा है मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल, तो यह होता है अनुपात। करेक्ट आंसर ए तब लगाइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण किसने किया था, तो यह किया था हेरासमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएं हैं, कौन सी हैं, तो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, सत्यता, ये सभी इनकी विशेषताओं का क्रम मानी जाती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखेंगे। 17 पूछा है कि परीक्षण की रचना किसने की थी, तो गार्ड एवं कैटिल ने परीक्षण की रचना की थी। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लिखित रूप में निर्माण किसने किया था, तो ये किया था हेरासमैन ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 हो गया था, 17 हो गया था, आगे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली का रूप नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो नकल कराना, तो ये है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के निर्माण में, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा विजिबल देख लेते हैं। शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का
मापन करता है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 19 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा। एफ.एस. क्रोमैन से संबंधित है यह प्रश्न या स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 है कि निम्न में से कौन सा समप्राप्ति परीक्षण का कार्य है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि CBCS क्या है? तो यह ग्रेडिंग सिस्टम है, CBCS। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पहले नंबर दिए जाते थे, अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या दिया जाएगा? तो दिया जाएगा क्रेडिट पॉइंट। करेक्ट आंसर यहाँ पर 22 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण। तो इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इन्हें भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पूछा है कि निदानात्मक परीक्षण इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जैसे ही हम किसी समस्या का पता करते हैं उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, रिमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण है निदान। निदान का अर्थ होता है समस्या का पता लगाना या कारण जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न कथन किससे संबंधित है? दिया है कि निदानात्मक शिक्षण अधिगम के छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके स्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा, गुड व ब्रॉकी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा, प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य हैं। कौन से उद्देश्य होंगे? तो यहाँ 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 6 है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो औपचारिक शिक्षण, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है कि निदानात्मक परीक्षण के निर्माण हेतु उचित प्रश्नों का चयन किन बातों पर केंद्रित होता है? तो यहाँ पर इन सभी बातों पर केंद्रित होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 का डी लगा सकते हैं, यानी उप इकाई या अवधारणा विशेष की विषय वस्तु की प्रकृति हो गया, आवश्यक प्रारंभिक व्यवहार, विद्यार्थियों की अपेक्षित व्यवहार, इन सभी से संबंधित रहेगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 देखेंगे। 8 पूछा है कि अध्यापक को अपनी अध्यापन विधि में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है जिससे बालक योग्यतानुसार अधिकतम अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। यह अध्यापन प्रक्रिया क्या आगे दिया कहलाती है? तो यह अध्यापन प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ए, निदानात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो ये सभी उपाय करने चाहिए, यानी उत्तरों को छात्र स्वयं सोच सके, कक्षा में आगे बैठने के लिए कहना चाहिए, सोचने एवं हल करने के अवसर देने चाहिए, ये सभी होंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षक को शैक्षिक निदान के लिए निदानात्मक परीक्षण बनाना होता है और निदान के आधार पर शिक्षण करना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने कहा था कि समस्या का पता लग जाएगा, आप उपचार करेंगे, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर के का कि जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है उसकी संपूर्ण उपलब्धि की जांच हेतु किया जाता है। तो यहाँ किया जाएगा उपलब्धि परीक्षण। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ है क्या है? तो रोग निर्णय और मूल कारण, यानी अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, निदान की बात करें, तो इसमें हम समस्या का पता लगाते हैं। 13 है कि उपलब्धि परीक्षणों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? तो जो कुछ एक निश्चित अवधि में पढ़ा दिया जाता है उसकी उपलब्धि के स्तर का पता लगाना, ये होगा उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि निम्न परिभाषा किससे संबंधित है? यानी उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी सामान्य योग्यता के कारण नहीं को अंशतः या पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। यह संबंधित है शिक्षा शब्दकोश से। करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 का सी हो जाएगा।
चलिए कुछ और टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा पाठचर्या संगठन के सिद्धांत, मौजूदा माध्यमिक स्तर के भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण विश्लेषण। तो इससे संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न बनेगा कि पहला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा का है? तो यह है लैटिन भाषा का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यह हुई है कैयूटर करके दिया हुआ है। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति कैयूटर शब्द से हुई है। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है कि कैयूटर शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्थ है दौड़ का मैदान। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न कथन किससे संबंधित है? यानी पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मुनरो, क्योंकि मुनरो ने ये परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभवों का सार है। यह कथन किससे संबंधित है? यह प्रोफेसर फ्रोबेल ने दी है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। 6 पूछा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित नहीं है? तो सूझबूझ का सिद्धांत या पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि विज्ञान शिक्षण को माध्यमिक विद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो यह किया गया था 1953 में। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि फ्रांसिस जे ब्राउन की पुस्तक है तो शैक्षिक समाज विज्ञान, ये है इनकी पुस्तक। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 9 पूछा है पाठचर्या के मुख्य रूप हैं। तो उपर्युक्त सभी थे, यानी बाल केंद्रित पाठचर्या, विषय केंद्रित और मिश्रित पाठचर्या। अगला क्वेश्चन 10 देखेंगे। पूछा है कि निम्न में से कौन सा पाठचर्या का उद्देश्य नहीं है? तो छात्रों में राजतंत्र का विकास करना यह पाठचर्या का उद्देश्य नहीं है, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह कौन सी पाठचर्या है जिसमें बालक को कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं? यहाँ पर दिया, पढ़ने होते हैं। विषय का प्रविधि विषयों में से चुनाव करना पड़ता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 11 का हो जाएगा बी, कोर पाठचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किस पाठचर्या का निर्माण किया जाता है? तो किया जाता है क्रिया केंद्रित पाठचर्या। 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सी पाठचर्या करके सीखने पर बल देती है? तो क्रिया केंद्रित, यानी आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पाठचर्या के उद्देश्य हैं, इनमें से कौन से होंगे? तो सभी हो जाएंगे, यानी बालक को लोकतंत्र के लिए तैयार करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बालक को तैयार करना और राष्ट्रीय भावना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? तो ये हैं BK व्हीलर करके। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को और क्या कहा जा सकता है? तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा NCF 2005 का सुझाव नहीं है? तो सूचना को ज्ञान माना जाए, यह कहना सही नहीं है सुझाव में अगर हम बात करें। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है कि NCF का पूरा नाम क्या है? तो NCF का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ये इसका हिंदी में नाम है। तो यहाँ पर हमने 18 क्वेश्चन तक बात कर ली है, यानी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हमने कवर किए। नेक्स्ट वीडियो की बात, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर 13 कंप्लीट कराने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंप्लीट कराएंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 13 नंबर का भी टॉपिक देख लेते हैं। दिया है पदार्थ विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्था और महत्व। इससे संबंधित पहला प्रश्न है कि कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1964 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट नामक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था भारत सरकार के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट का गठन किया गया था, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राथमिक
उपचार बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए? तो खिलौने नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीटाणु रहित मरहम, ठीक है, जोड़े वाला प्लास्टर, ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। खिलौनों का कोई मतलब नहीं होता। 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि निम्न में से कौन सा नियम प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है? तो मेज पर अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करना, यह नियम नहीं है अगर हम प्रयोगशाला की बात करें। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा सुझाव कमिटी ऑन प्लान प्रोजेक्ट समिति द्वारा दिया गया है? तो उपयुक्त सभी, यानी सामान्य विज्ञान की प्रयोगशाला का गठन, स्टोर रूम की स्थापना, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर के कि सामान्य भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? तो यहाँ पर ये सभी, यानी ब्लैक बोर्ड, आवश्यकता अनुसार मेजें, अलमारियाँ, इन सभी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि निम्न में से ये कथन जो दिया है ये किससे संबंधित है? विज्ञान को सीखना, विज्ञान को करना। तो यह है डॉक्टर कोठारी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सप्ताह में कितना समय विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए? तो कम से कम 2 पीरियड दिए जाने चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विज्ञान प्रयोगशाला का प्रारूप है? तो ए और बी, यानी व्याख्यान कक्ष और सर्व उद्देश्य, ये दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि अम्ल द्वारा जले हुए भाग पर किसका घोल लगाना चाहिए? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल लगाना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि अम्ल से घाव होने पर किसका तेल लगाना चाहिए? तो नारियल का तेल लगाना चाहिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 पूछा है कि पदार्थ विज्ञान में प्रायोगिक कार्य का क्या महत्व है? तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बालक में सामाजिकता आती है, तर्क शक्ति का विकास होता है, बालक करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रत्येक प्रयोगशाला में कौन कौन होना चाहिए? तो ये सभी, यानी प्रयोगशाला कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक और स्टोर कीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्राथमिक उपचार बॉक्स से ऊपर किसका चिन्ह अंकित होता है? तो बिल्कुल आप सभी को पता है, रेड क्रॉस प्लस का साइन जो है देखने को मिलता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य करने से छात्रों के विकास में होने वाला लाभ है? तो तर्क शक्ति का विकास होगा, समाजीकरण का विकास होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, इन सभी का विकास होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 3 से 4 टॉपिक और हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी अगर हम बात करें 3 से 4 टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको जल्द ही ये कवर करा दिया जाएगा। टाइम कम है क्योंकि कल ही आपका पेपर है, तो इसे पूरी उम्मीद के साथ हम आज ही कंप्लीट करा देंगे फिज़िकल साइंस को। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।